हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम कर रहे हैं सेवन्थ क्लास का जो सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया था उसके अभ्यास के प्रश्न कर रहे हैं आज। देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या है, जोड़े बनाओ, यानी कौन सा किससे रिलेटेड है ये करना है हमें। हम खुद करके देखते हैं पहले। गुर्जर प्रतिहार का क्षेत्र कौन सा था, ये हमने बहुत अच्छी तरह से किया था जब लेसन स्टार्ट किया, तब मैप में भी समझा था। अगर आपने ध्यान से देखी हो वीडियो तो गुजरात और राजस्थान, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार शासन करते थे। राष्ट्रकूट जैसे ट्रिक भी बताई थी। राष्ट्र यानी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का एरिया किधर है, पश्चिम दक्कन में। पाल, मैंने ये बताया था, बंगाल की साइड है पाल, यानी पाल कहाँ शासन करते थे, बंगाल। इसमें लास्ट में लय आता है, इसमें भी लय, पाल बंगाल, ऐसे याद कर सकते हैं। और चोल तमिलनाडु में शासन करते थे। ये साथ साथ आंसर भी दे रखे हैं, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। आगे देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे, ये भी बहुत अच्छी तरह से किया था, मैप में देख के समझाया गया था। कौन कौन थे त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल, गुर्जर प्रतिहार थे जो गुजरात और राजस्थान के एरिया था जिनका, राष्ट्रकूट थे महाराष्ट्र वाले थे, पाल बंगाल। और किसको लेकर कर रहे थे ये संघर्ष, कन्नौज के क्षेत्र को लेकर। ये भी बहुत अच्छी तरह से समझा था कि कन्नौज का एरिया इतना विकसित था कि उस पर अधिकार करने के लिए तीनों कई वर्षों तक लड़ते रहे थे। आगे देखिए, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। लास्ट में दे रखा है, चैप्टर के लास्ट में ये सभा होती थी एक ब्राह्मणों की, उसमें ही अलग अलग समितियां बनाई जाती थी, जिस जो योग्य होता था उसको इसमें सभा समिति के लिए चुन लिया जाता। सभा में भी अलग अलग समितियां होती थी और हर एक समिति का अध्यक्ष चुनने के लिए उसमें एक मिट्टी का बर्तन होता था, उसमें उसका नाम डाल दिया जाता था और एक बच्चे से उठवा लिया जाता था और उसका जिसका नाम निकलता था उसको उस समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता था। इतना ये किया था, लेकिन उसमें योग्यता नहीं दिखा रखी थी। ये उसकी शर्तें क्या थी कि उस योग्य कैसे माना जाएगा उसका सदस्य, समिति का सदस्य बनने के लिए, उसके लिए शर्तें कौन सी थी ये देखते हैं। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है, यानी भूमि उसके पास भूमि होनी चाहिए जिससे कि वो भू राजस्व यानी कर वसूल सके। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ईमानदार होना चाहिए। ये सब आप योग्यताएं लिख सकते हैं, इतनी काफ़ी हैं। इतने, इससे ज़्यादा अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा 2-4 1-2 पॉइंट फिर और जोड़ दो, और छोटा आता है तो मेन जो है ना ये याद रख सकते हैं आप। चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नागरिक कौन से थे। चाहमानों के नियंत्रण में चौहान, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की चर्चा की थी हमने। त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1191-92 में, इसके बारे में चर्चा की थी। कहाँ शासन करते थे, कन्नौज, बनारस, इंद्रप्रस्थ। आप इसके लिए 2 नाम भी दे सकते हैं चाहमानों के लिए, दिल्ली और अजमेर। इन्होंने 2 ही पूछे हैं, दिल्ली और अजमेर दे रखा है, अब लेसन में से वो भी दे सकते हैं क्योंकि कन्नौज और का एरिया भी इनके पास पड़ता था, इसलिए बता रखा है। लेकिन मेन क्या होगा, वो होगा अजमेर और दिल्ली, ये 2 नाम आप दे सकते हैं यहाँ पर। देखिए आगे, तमिल क्षेत्र में, एक सेकेंड, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 4, अच्छा 5 का कहाँ रह गया, आगे पीछे और रखें, आप यहाँ से कर सकते हैं। राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, यानी राष्ट्रकूट थे, कहाँ थे वो, महाराष्ट्र में। वो शक्तिशाली कैसे बने, ये भी उसमें लेसन में से, सारे क्वेश्चन लेसन में से दे रखे हैं, कोई अलग नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
इतना अच्छी तरह से लेसन करवा दिया हमने, 2 पार्ट में 2 वीडियो डाली हैं, वो आप देख सकते हैं। राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। राष्ट्रकूट जो थे वो शुरुआत में कहाँ थे? कर्नाटक में जो चालुक्य राजा थे उनके अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक इंतिदुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता से इनकार कर दिया। बाद में चालुक्यों को उसने हराया और अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की। इंतिदुर्ग पर ये शासक था, राष्ट्रकूट शासक, इसने चालुक्यों की अधीनता से मना कर दिया कि हम तुम्हारे अधीन नहीं रहेंगे। पहले यही तो होता था, हम उनके अधीन सामंत होते थे ये। बाद में अगर ये शक्तिशाली हो गए तो उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और अपना अलग से शासन कायम कर लिया। ऐसे ही राजा और उनके साम्राज्य बनते गए। आगे है, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? ये भी किया था हमने, क्या किया था देखिए, उनको वो करते थे, अनुष्ठान भी करते थे, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान भी करते थे। और फिर उनको अगर संपदा उनकी अधिक हो जाती थी तो महासामंत, महामंडलेश्वरी खुद को ऐसे घोषित कर देते थे। इस तरह के ये इस पूरा लेसन में से ही दे रखा है। राजा लोग नए राजवंशों को अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता, राजा लोग जो नए राजवंश होते थे उनको क्या कहते थे पहले? मातहत या सामंत। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। ये बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। फिर बाद में वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इसमें शायद दे नहीं रखा है। उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। ये भी है कि उन्होंने, अगर वैसे अपनी उनको मान्यता दे देते थे तो सही है, लेकिन वो बलपूर्वक भी अपनी राजशाही कायम कर देते थे। किसके बल पर? सैन्य कौशल। और कुछ अपने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान वगैरह करके अपने आप को राजा घोषित कर देते थे। क्यों हिरण्यगर्भ क्यों करते थे? क्योंकि क्षत्रिय बनने के लिए, अगर जन्म से क्षत्रिय है तो भी सही है, अगर नहीं है तो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान से अपने आप को क्षत्रिय घोषित करते थे और राजा बन जाते थे। आप ये लाइनें भी लिख सकते हैं। अभी करते हैं आगे। देखिए, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? तमिल क्षेत्र यानी साउथ का तमिल क्षेत्र था, उसमें सिंचाई व्यवस्था का भी देखा था हमने। इसमें कैसे होता था सिंचाई? कृत्रिम रूप से भी होती थी, वर्षा तो होती थी लेकिन कृत्रिम रूप से भी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती थी। इसके लिए क्या करते थे? प्राकृतिक झीलों से सिंचाई की व्यवस्था की गई। प्राकृतिक जो झीलें थी, जो जिनको बनाया नहीं गया था, पहले से ही बनी बनाई थी, उनसे भी सिंचाई की व्यवस्था की गई। अनेक नहरों को निर्मित किया गया, कई तालाबों, हौजों को निर्मित किया गया, अनेक क्षेत्रों में कुएं की भी व्यवस्था की गई। और एक लेसन में ही एक और दे रखा था, हमने देखा था तटबंध बनाए गए थे और लकड़ी या किसी धातु का वो बनाया गया था, प्रवेश द्वार बनाया गया था, यानी उसके पानी की मात्रा को भी दर्शाया गया था। और उनके झीलों में से, उस तालाब में से पानी को उसकी दिशा बदलने के लिए उसका एक प्रवेश द्वार भी बनाया गया था। ये आप लेसन में भी देख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी हुई थी? मंदिर बनाते थे चोल, हमने गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर, तंजावुर का मंदिर ये देखा था हमने। तो यहाँ पर उसके साथ साथ और गतिविधियाँ भी जुड़ जाती थी, मंदिर के आसपास बस्ती बन जाती थी पूरी। और कौन कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी होती थी ये देखते हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियाँ के केंद्र बन गए, यानी लोग रहने लगे वहाँ पर। ये भी मैंने पूरी तरह से समझाया था कि कोई भी मंदिर या विकसित होता है तो उसके आसपास देखिए, आप वर्तमान में भी देख सकते हैं कितने दुकानें वगैरह लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, पूरी बस्ती बन जाती है। तो उसी तरह से ये भी बन जाते थे।
ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे, ये मूर्तियाँ वगैरह बनाने लग जाते थे, तो ये शिल्प उत्पादन के केंद्र भी बन जाते थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे, यानी भूमि मिलती थी, मंदिरों को दान दे देते थे। मंदिर के लिए मंदिरों को दान में दी गई भूमि को क्या कहते थे? देवदान। ये भूमियों के नाम पार्ट सेकंड वीडियो में करवा रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत आते हैं वो आप वहाँ से कर सकते हैं। मंदिर के लिए काम करने वालों में यानी पुरोहित है, ये मंदिरों में काम करते थे, पूजा पाठ करेगा पुरोहित, मालाकार है, बावर्ची है, मेहतर है, संगीतकार है, नर्तक है, और गतिविधियाँ भी बहुत सारी जुड़ जाती है मंदिरों के साथ साथ। ये आप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अगर करना चाहते हैं तो। मानचित्र 1 को दोबारा देखो और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाहियाँ, राजाओं के राज्य भी थी या नहीं। जिस राज्य में हम रहते हैं वहाँ इंद्रप्रस्थ नामक राजशाही स्थापित थी, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राजशाही और वर्तमान प्रांत का नाम जिस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे वर्तमान में गुर्जर प्रतिहार है, इसका वर्तमान में कौन सा एरिया है? गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, बंगाल, नहीं सॉरी ये पाल का है, तो गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश का एरिया भी देख सकते हैं गुर्जर प्रतिहार का। थोड़ा सा उसका राजस्थान का एरिया भी आता है गुर्जर प्रतिहार में। पाल का बंगाल, बिहार, बाद में अलग अलग एरिया बढ़ा है, इस वजह से ये इतने प्रांत दे रखे हैं। उत्कल, उड़ीसा, ये आप देख सकते हैं। चोल का तमिलनाडु, चेर का केरल, ये भी करवाया गया था, अभी वीडियो में देख सकते हैं आप सारा। अगर वीडियो देख लिया तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं, देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनसे उत्तरमेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे। पंचायत चुनाव से इसको कंपैरिजन किया गया है, इसमें अंतर देखिए। वर्तमान समय में के पंचायत चुनाव वर्तमान वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव होता है, और वहाँ पर उत्तरमेरू उसमें लॉटरी पद्धति के द्वारा समितियों के सदस्य चुने जाते थे। ये भी अभी किया था हमने कि लॉटरी पद्धति होती थी, एक बर्तन में डाल देते थे, उनके नाम लिख के जो भी योग्य उम्मीदवार होते थे उनके, और किसी बच्चे से उठवाते थे उनके नाम और उनको चुन लिया जाता था। मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवारों को मत देता है, ये हम अपनी पसंद से ही देते हैं। और जो उत्तरमेरूर के जो चुनाव होते थे, जो समितियों के सदस्य चुने जाते थे, उनमें क्या होता था? चुनाव पूर्ण रूप से प्रत्याशियों के भाग्य पर निर्भर था। लॉटरी पद्धति होगी तो उसका किस्मत का खेल हो जाता है इसमें। तो ये सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, हमें भी मोटिवेशन मिले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। जो भी हमने वीडियो डाल रखे हैं, लेसन को बिल्कुल इजी वे में हमने समझा रखा है। लेसन समझते ही आपको अपने आप ही माइंड में क्वेश्चन अगर कोई आया तो उत्तर अपने आप आ जाएगा, इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।